नमस्कार साथियों। अब हम अपनी जो टेस्ट सीरीज है उसको अग्रसर करते हैं। तो साथियों अब देखो मैं क्वेश्चन क्या करता है। क्वेश्चन नंबर एक क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर एक कहता है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। अब देखो हमें क्या दिया हुआ है, एक बहुपद दिया हुआ है, लेकिन किस प्रकार का दिया हुआ है, द्विघात बहुपद दिया है। ये हमारे पास एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है। अब इस द्विघात बहुपद के मैं क्या निकालूंगा, कोई हमारे पास पी एक्स बराबर हमें क्या दिया है, एक्स की स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, इस प्रकार का हमारे पास एक बहुपद दिया हुआ है। इस बहुपद का मैं क्या निकालूंगा, शून्यांक निकालूंगा, शून्यांक। ठीक है, शून्यांक निकालूंगा। अब आपको पता है कि शून्यांक होते हैं द्विघात जो बहुपद होता है उसके शून्यांक किस प्रकार के होते हैं, दो होते हैं। तो अल्फा और बीटा दो हमारे पास इसके शून्यांक होंगे। अब देखो किस प्रकार, अब मैं क्या करता हूँ कि इसके शून्यांक मैं दो विधि से निकाल सकता हूँ। एक तो श्री आचार्य विधि से, ठीक है, और दूसरा मैं फैक्टर से। तो इस फैक्टर से निकालूंगा तो मैं क्या करता हूँ कि पॉलिनोमियल्स हमेशा क्या होता है, फर्स्ट ऑफ चॉइस पी एक्स बराबर क्या होता है, 0। इस प्रकार का पॉलिनोमियल्स होता है। तो मैं क्या करता हूँ कि एक्स का स्क्वायर माइनस 3 ये पॉलिनोमियल्स है, इसको मैं 0 के बराबर लिखूंगा तो ये हमारे पास 0 बन जाएगी। तो अब देखो एक्स स्क्वायर बराबर 3। अब देखो x बराबर या 3 इधर ट्रांसफर किया तो 3। अब मैं क्या करता हूँ कि x बराबर निकालता हूँ तो प्लस माइनस अंडरूट 3। ठीक है, x प्लस माइनस अंडरूट 3। तो x बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास, प्लस माइनस, एक बार तो प्लस अंडरूट 3 होगा और एक क्या होगा, एक बार माइनस अंडरूट 3 होगा। अब देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर ये हमारे पास क्या आ गई, दो शून्यांक आ गए। तो इन शून्यांकों को मैं इसको तो मैं बोल दूंगा कि अल्फा है और इसको बोल दूंगा मैं बीटा है। अब देखो मेरे पास कौन से शून्यांक आए, अल्फा और बीटा। तो अल्फा बराबर क्या है, अंडरूट 3 और बीटा बराबर क्या है मेरा, माइनस अंडरूट 3। ठीक है, ये मेरे पास दो शून्यांक होंगे। ठीक है, अब उसके बाद में ये हमें ये चेक करना है कि ये इस बहुपद के शून्यांक है नहीं। तो हम क्या करेंगे, इन शून्यांकों को इस बहुपद में रखेंगे। तो हमारे पास क्या स्टैंडर्ड बहुपद था पी एक्स। ठीक है, किस प्रकार का होता है, द्विघाती ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा एक स्टैंडर्ड बहुपद होता है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि स्टैंडर्ड जब बहुपद होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड बहुपद होता है तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर सपोज करो कि मेरे पास ये एक स्टैंडर्ड बहुपद है। ठीक है, और ये हमारे पास एक शून्यांक है। अब देखो मेरे पास इसके लिए स्टैंडर्ड बहुपद ये बना, तो मेरा क्या बना, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3। मेरे को क्या चेक करना है कि ये जो शून्यांक आए थे हमारे, क्या वो इस बहुपद के हैं या नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, एक्स बराबर अल्फा, एक बार तो मैं अल्फा लेके चलता हूँ जिसकी वैल्यू क्या है, अंडरूट 3। जो मैं करता हूँ पुट करता हूँ इस पॉलिनोमियल्स के अंदर, तो p अंडरूट 3। अब देखो अंडरूट 3 का स्क्वायर माइनस 3। अब मैं देखो p अंडरूट 3 बराबर 3 और माइनस 3 इट मीन्स 0। तो p अंडरूट 3 के लिए हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसका मतलब ये जो शून्यांक अल्फा था वो इस बहुपद का है। अब मैं क्या करता हूँ, इसी प्रकार इस बहुपद में पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3, इस बहुपद में मैं क्या करता हूँ, एक्स बराबर बीटा पुट करता हूँ, लेकिन वैल्यू किस, माइनस अंडरूट 3, ये वैल्यू पुट करता हूँ। अब देखो मैं क्या करता हूँ, ये वैल्यू पुट करता हूँ तो पी
-√3 बराबर -√3 का होल स्क्वायर -3। अब देखो p -√3, अब देखो इसको लिखूंगा तो 3 माइनस माइनस प्लस और 3 √3 का 3 और -3 बराबर 0। इट मीन्स क्या होता है -√3 बराबर भी क्या हो गया 0। इट मीन्स ये जो बहुपद, ये जो शून्यांक है वो शून्यांक कौन से बहुपद के हो गए, px बराबर x² -3 इसके शून्यांक होंगे। ठीक है, दो शून्यांक बनेंगे और इसके शून्यांक ये होंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम एंड एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर है। जो संख्या क्या है 26 और 91। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक तो इंटीजर की बात की है हमारे पास यहाँ पर इंटीजर। अब देखो इंटीजर दो दे रखे हैं, कौन से दे रखे हैं, एक तो दे रखा है हमें 26 और एक दे रखा है हमें 91। अब ये दो हमारे पास इंटीजर दिए हुए हैं। अब इन इंटीजरों की हमें जांच करनी है कि इसका एलसीएम और एचसीएम की जांच। पहले एलसीएम जांच क्या करनी है कि ये दोनों हमारे जो इंटीजर है 26 गुना 91, इसका गुना होना चाहिए, वो किसके इक्वल होना चाहिए, एलसीएम ऑफ 26 दोनों संख्याओं का एलसीएम और गुना दोनों संख्याओं का एचसीएफ। ठीक है, इसके इक्वल होना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, ये दोनों इक्वल आ जाएंगे तो हम क्या कहेंगे कि वो क्या है, जांच सही हो जाएगी, जांच सकते हैं। अब देखो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं 26 का क्या करता हूँ, रूट निकालता हूँ, 26 का गुणनखंड करता हूँ। तो आपको पता है कि 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, तो यहाँ पर क्या 13 है भाज्य संख्या, तो 13 एकम 13। उसके बाद में मैं करता हूँ 91 में क्या करता हूँ, 91 देखो कितनी बार जाता है 7 एकम 7 और कितने बच गए 2 7 या 21 और 13 एकम 13। अब देखो मेरा जो 26 और देखो इसमें दो चीज आई है, मेरे जो 26 एक तो संख्या थी 26, एक संख्या थी 91। अब 26 के जो गुणनफल क्या है 2 गुना 13 और इसके 7 गुना 13। अब देखो इसमें 13 कॉमन है। अब एलसीएम और एचसीएफ की डेफिनेशन क्या कहती है, एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर जो, और एक होता है एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसमें हाईएस्ट कौन आ रहा है, जो अधिकतम आ रहा है, तो 13, तो यहाँ पर आ जाएगा 13। ठीक है, और एलसीएम क्या आएगा 2 गुना 7 गुना, क्योंकि 2 आ जाएगा और 7 आ जाएगा और 13 आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं करना है, ऐसे पता नहीं चले, तो आपका क्या करना है, एलसीएम में दोनों को साथ में लेते हैं, 26 और 91 में को साथ में लेते हैं एलसीएम में लीस्ट कॉमन फैक्टर में। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले 2 का जाता है 13 और उसके बाद में 91 में जाता नहीं, उसके बाद में 7 का जाता है 13 में नहीं जाता, 13 7 91, उसके बाद में क्या जाता है 7 के बाद में 13 एकम 13। ठीक है, अब देखो ये 2 गुना 7 गुना 13, ये एलसीएम निकालने का तरीका है जो एक साथ निकलती है, और जो एचसीएफ है वो दोनों फैक्टर कॉमन है, दोनों के जो गुणा होते हैं वो कॉमन होते हैं। अब देखो हमने ये एलसीएम निकाल लिया और एचसीएफ निकाल लिया। अब देखो मैं जांच करता हूँ कि यह चीज़ प्रूफ होती है या नहीं होती। अब देखो मेरे पास 26 गुना 91 और इधर क्या एलसीएम क्या निकाला मैंने 2 × 7 × 13 और × 13। ये देखो अब मैं पहले इसका मल्टीप्लिकेशन करता हूँ फिर इसका मल्टीप्लिकेशन करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ
26 को 91 से मल्टीप्लीकेशन करता हूँ तो 26 एकम 26, 9 7 9 6 की 54, 54 5 9 दूनी 18, 18 19 20 21 22 23, तो 6 और 4 5 6 3 और 2, तो 23 6 तो इधर आ गया। उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, 13 13 गुणित 100, 3 3 9 और 3 एकम 3 13 3 40, 13 एकम 13 9 6 1 149, 169 को मैं करूँगा, 69 को मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लीकेशन करूँगा किसके साथ, 7 दूनी 14 के साथ, 7 दूनी 14 के साथ मल्टीप्लीकेशन किया तो 9 6 9 9 28 9 चौक 36, 3 और 6 12 6 18 6 24 25 26 27 2 4 एकम 4 5 6 676 और 9 और 6 और 1 6 9 6 6 6 12 13 और 2, देखो ये भी क्या आ गया मेरा 23 6 6 आ गया। अब मैं क्या कह सकता हूँ कि हमारा जो ये पूरी जांच क्या है, सत्य जांच, सत्य जांच, ठीक है। इसमें उसके बाद में क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक 21 सेंटीमीटर का एक वृत्त है, देखो ये एक वृत्त है, ठीक है, ये एक वृत्त है, लेकिन वृत्त की क्या दे रखी है, रेडियस दे रखी है 21 सेंटीमीटर आर और ओ पॉइंट, ठीक है, वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर, अब देखो चाप केंद्र पर अंतरित करता है। अब चाप केंद्र, चाप तो आपको पता है कि यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, लेकिन चाप जैसे मैं सपोज करता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई चाप बना और इस चाप पर वो जब तेजें झुकेगी तो कितने डिग्री का कोण अंकित करती है, 60 डिग्री का कोण अंकित करती है, ठीक है, 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो ज्ञात कीजिए कि चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो त्रिज्या 21 सेंटी वाले एक वृत्त का चाप के अंदर पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। अब देखो चाप की लंबाई कैसे निकलेगी, ये मेरे पास 21 है तो इसका मतलब ये भी क्या 21 सेंटीमीटर और ये भी 21 सेंटीमीटर था। अब देखो चाप की लंबाई का सूत्र क्या कहता है, परिधि का थीटा बटा 360 होता है तो थीटा बटा 180 रह जाता है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई निकालने की कोशिश करता हूँ। तो चाप की लंबाई देखो पाई आर थीटा 180 डिग्री। अब देखो पाई का मान क्या आता है 22/7, ठीक है, और इंटू आर का मान कितना है 21, ठीक है, और इंटू थीटा का मान कितना है 60/180। अब देखो 0 से 0 बड़ा 36 18 7 21 3 3 गया तो ये तो फाइनल आंसर 22 आ गया। तो यहाँ पर जो चाप की लंबाई क्या आ जाएगी, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई आ जाएगी 22 सेंटीमीटर, ठीक है, ये चाप की लंबाई आ जाएगी। और ये कौन सी है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जब जाता है तो इस लंबाई को हम क्या बोलते हैं 22 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमारी 22 सेंटीमीटर है जो चाप की लंबाई है। अब देखो इसके आगे बात क्या बोलता है कि चाप द्वारा बनाए गए तिर्यक खंड का क्षेत्रफल। अब इसमें तिर्यक खंड का क्षेत्रफल पूछता है, लेकिन किसके द्वारा बनाया गया, चाप के द्वारा। तो चाप के द्वारा, अब आपको पता है कि चाप तो यहाँ से लेकर यहाँ तक काटा हमने, यहाँ तक काटा चाप, ठीक है, तो ये जो एरिया है ये यहाँ से लेके ये क्या कहलाता है, एक तरह से त्रिज्यक खंड कहलाता है, ठीक है। तो अब मैं क्या कहता हूँ, त्रिज्यक खंड वाले सूत्र से, त्रिज्यक खंड वाले सूत्र से क्या होता है, त्रिज्यक खंड का जो सूत्र होता है वो पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटा 360 डिग्री का होता है, ठीक है, ये त्रिज्यक खंड का सूत्र होता है। अब देखो यहाँ पर
पाई का मान कितना है 22/7 इंटू आर का मान कितना है 21 इंटू 21, ठीक है। उसके बाद में थीटा का मान कितना है 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। अब देखो 0 से 0 छंग 36। अब देखो 7 या 21 और 3 दूनी 6 और 2 11, तो मेरे पास क्या आया 11 गुणा 21, 11 गुणा 21 है। अब मैं 11 गुणा 21 को कैसे लिखूंगा, तो 21 1 3 2, तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा, किसका त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, या इसे बोलते हैं एरिया, ये हमारा आ जाएगा। उसके बाद में क्या कहता है दूसरा क्वेश्चन, एक एपी का क्वेश्चन आया है। एपी का क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसमें D7 है और 22वां पद 149 है। अब देखो हमें क्या कहा है कि एपी के प्रथम 22 पदों का योग, तो आपको पता है आपके पास कोई एक एपी होती है, सपोज करिए आपके पास एपी है, इसमें प्रथम पद ये है, ठीक है, दूसरा पद ये, तीसरा पद ये, चौथा पद ये, पांचवा पद ये, ऐसे करते करते हमारे पास कितने पद हैं 22, तो ये हमारे 22 पद। अब आपको पता है कि मैंने पद नाम लिखा था, पद के ये होता है स्थान, और पद के पहले क्या आता है एन, पद के बाद में आता है एन, ठीक है। तो यहाँ पर पद दे रखा है, तो पद के पहले दे रखा है 22 पद, ऐसे दे रखा है, तो 22 पद का मतलब यहाँ पर n बराबर क्या हो गया 22, ठीक है। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको क्या करना है 22 पदों का योग ज्ञात करना है, लेकिन 22वां पद क्या है, अब जो 22वां पद दे रखा है, पद मतलब स्थान 149 दे रखा है, और इसमें एक चीज और दे रखी है, दूसरी चीज क्या दे रखी है हमारे को D बराबर 7 दे रखा है। अब देखो और हमें पूछा है कि S22 हमें पूछा है, ठीक है, ये चीज हमें दी हुई है और ये चीज हमें पूछी है, तो मैं कैसे करूँगा इस चीज को। सबसे पहले मेरे को देखो इसमें ए की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, तो मैं ए निकालने की कोशिश करता हूँ। तो आपको पता है कि ये इससे मैं क्या बोलता हूँ अंतिम पद मतलब ए एन, और इससे मैं एल भी बोलता हूँ, ठीक है। अब देखो ए एन वाला सूत्र लगा लो, अंतिम पद वाला जो कितना दे रखा है 149 149। अब देखो ए एन का सूत्र क्या करता है, लेकिन यहाँ पर एन बराबर कितने हैं 22, तो ये हो जाएगा ए 22 बराबर 149, ठीक है। अब मैं ए 22 का फॉर्मूला लगाता हूँ, तो ए 22 का हो जाता है ए प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, बराबर 149। अब देखो यहाँ पर ए की वैल्यू आपके पास है नहीं, यहाँ पर 21 गुना डी की वैल्यू कितनी है 7 बराबर 149। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाता है ए प्लस 7 एकम 7 7 दूनी 14 147 बराबर 149। अब मैं क्या करता हूँ ए बराबर 149 में से 147 लेस करता हूँ, तो मेरे पास ए कितना आ जाता है 7 8 9 2, ए की वैल्यू कितनी आ गई 2, ए की वैल्यू 2 आ गई। अब देखो जब आपके पास ए की वैल्यू आ जाती है, देखो A1 जब इसे अंतिम पद, इसे बोलते हैं प्रथम पद, सीरीज का प्रथम पद, इसे बोलते हैं अंतिम पद, ठीक है। अब जब आपको कोई भी सीरीज में प्रथम और अंतिम पद मिल जाए, तो आप उसको सोल्व कर सकते हो। कैसे, स्टार्टिंग पद और लास्ट पद आपको अगर मिल जाए तो आप क्या करोगे इसके अंदर, जैसे मेरे पास यहाँ पर स्टार्टिंग पद है और लास्ट पद है, तो ये स्टार्टिंग पद से मैं लास्ट पद तक के सब जो 22 नंबर है उसको सबको जोड़ सकता हूँ, किस सूत्र से, S22 बराबर n, एस एन वाला सूत्र, एस एन बराबर n/2 a प्लस एल,
ए मतलब होता है प्रथम पद प्लस लास्ट पद। अब देखो एस 22 निकालना हमें, तो 22/2 ब्रैकेट ए की वैल्यू कितनी है 2 हम निकाल चुके, लेकिन और डी की वैल्यू 100, अंतिम पद की वैल्यू 149। अब देखो मैं एस 22 निकालने की कोशिश करता हूँ, तो 11 तो ये बन गई, और 9 10 11 और 5 151 ये बन गई। अब देखो मैं 151 को 11 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 151 लिखता हूँ, तो 1661। तो हमारे पास जो एस 22 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1661, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन किस चीज का दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। एक हमें कोई इक्वेशन बना के दे रखी है साइन 18 डिग्री अपॉन कोस 72 डिग्री। अब देखो ऐसे कुछ मान दे रखे हैं, ये एक तरह से परिपूर्ण मान नहीं है, कहें तो एक तरह से ये जो हम सारणी बनाते हैं, ठीक है, उस सारणी के मान नहीं है। 18 डिग्री है वो उस सारणी का मान नहीं है। तो ये एक तरह से किस प्रकार के कोण है, ये एक तरह से पूर्व कोण है। अब देखो इसमें इसको सोल्व करने के लिए आपको फिक्स करना होगा, एक को फिक्स करना होगा। जैसे आप क्या करते हो, cos 72 को फिक्स कर लेते हो, इसको फिक्स कर लेते हो, लेकिन आप इसको चेंज करना चाहते हो, तो इसको और cos में होते हैं, साइन और cos में होते हैं। अब देखो साइन और cos में होते हैं, लेकिन किस प्रकार, अगर साइन 18 डिग्री दे रखा है हमें यहाँ पर, ठीक है, तो मैं इसको लिखूंगा तो किस में लिखूंगा 90 माइनस 18 डिग्री। अब देखो मैं इस साइन 18 डिग्री को क्या करता हूँ, साइन 18 डिग्री है मेरे पास, ठीक है, मैं इसको कोस में कन्वर्ट करता हूँ, तो कोस कितना हो जाएगा 10 में से 8 गए 2 और 9 में से 2 गए 7, तो मेरा कितना हो जाएगा 72 डिग्री। अब देखो मेरे पास साइन 18 डिग्री की कितनी वैल्यू आ रही है, कोस 72 डिग्री आ रही है। तो मैं क्या करता हूँ इसमें, या तो आप इस चीज़ को इसके नीचे लेके चले जाओ, जैसे यहाँ पर 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा, सपोज करो ये साइन एडजस्ट रखो, साइन 18 डिग्री एडजस्ट रखो, अपन कोस को इधर लिखो, कोस 72 डिग्री। अब देखो साइन 18 कोस 70 डिग्री हो गया, बट ये इसकी इक्वल क्या चल रहा है 1, ठीक है, क्योंकि वापस करेंगे तो कोस कोस और साइन बने रहेगा। या आप इसके अंदर आपने वैल्यू निकाल दी है साइन 18 की, तो साइन 18 की वैल्यू क्या है कोस 72, तो इसको लिखूंगा मैं कोस 72 डिग्री अपॉन नीचे फिक्स किया हुआ है कोस 72 डिग्री। अब देखो कोस 72 से कोस 72 गया तो क्या बन जाए 1, ठीक है। आज के लिए इतना ही।